हमारे रहीम, हमारे पास इस वक्त 4.1 एक्सरसाइज सिंध टेक्स्ट के मैथमेटिक्स 9th क्लास के लिए हम जो क्वेश्चन इसमें से लिए हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स वो हमने सॉल्व करने के लिए लिए हैं और पहले ही कॉपी पर मैंने नोटबुक पर लिख रखे हुए हैं और अभी हम उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमने लिया है। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 4x प्लस 16y प्लस 24z। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चीज़ों को फैक्टराइज करने के लिए उनकी टाइप वो हम देखेंगे कि कौन सी टाइप का फार्मूला उनको लगेगा। तो यहाँ पर मैंने तरीका ये रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में से एक जो पार्ट है वो किसी और टाइप का लिया है और दूसरा जो टाइप है वो उसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 में से लिया है। तो आगे बात आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला कि हमने किस तरह से रखा है। चलिए ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है और इसको हम देखते हैं कि कौन सा फार्मूला, वही कि ऑल टर्म्स में से कॉमन निकालने के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। इन तीनों टर्म्स में यानी ऑल टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन है तो वो 4 का टेबल कॉमन है और 4 का टेबल हमने लिखा बाहर ब्रैकेट के अंदर जो है। फिर चीज़ें जिस तरह से वो पहले बताया था अब मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। 4 को जब बाहर रखेंगे तो x यहाँ रह गया, फिर आगे प्लस का निशान लगाकर 4 4s are 16। ये फिर से देखिए 4 4s are 16 और y भी इधर आ गया क्योंकि y कॉमन नहीं निकाला हुआ। जो चीज़ कॉमन निकाली हुई है उसके साथ हिसाब रखना है। अच्छा, फिर ये प्लस करके 4 6 are 24 और z क्योंकि कॉमन नहीं निकाला हुआ तो फिर इसलिए ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर आ गया। ये भी बड़ा आसान है। पहले एग्जाम्पल्स में इस तरह की चीज़ें सिखाई थी, अब बाकायदा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन है, वो ये आ गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 इसलिए इसके साथ नहीं लिया ताकि डिज़ाइन चेंज हो जाए। डिज़ाइन हम बदल बदल कर काम करते रहेंगे, मिक्स्ड हालत में जब काम करेंगे तो उससे जहनी काबिलियत बढ़ती है। लेकिन अगर एक ही टाइप के क्वेश्चंस इकट्ठे किए जाएं तो वो इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता बनिस्बत इसके कि काम का स्टाइल बदल बदल कर करें। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का अब पार्ट नंबर 1 दिया है। उसमें ये 4 टर्म्स हैं, 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z²। ये वो स्टाइल आ गया। ये देखिए, कॉमन फैक्टर इन पेयर ऑफ टर्म्स वाला स्टाइल इस क्वेश्चन को लगेगा जो पहले एग्जाम्पल में सिखाया जा चुका है पिछली वीडियो में। तो आइए उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट किसी पेज पर मैंने वो करके रखा हुआ है, वो दिखलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, वो पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है और वो स्टाइल आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेयर ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स में से 2 पेयर बनाएंगे। एक पेयर ऑफ टर्म ये वाला पेयर ऑफ टर्म्स और दूसरा ये पेयर ऑफ टर्म्स। तो उसमें इस पेयर में से x को कॉमन निकाला, 7 प्लस z ब्रैकेट के अंदर रह गया। इस पेयर में से, इस यानी जोड़े में से z को कॉमन निकाला और ज़रा देखिएगा कि मैं सिखाऊंगा कि z² में से किस तरह से z यहाँ पर ये रह गया है। ये देखिएगा, z इधर से और z मल्टीप्लाइड बाय z, इसमें से एक z इसके साथ यानी मिलाकर तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। तो z मल्टीप्लाइड बाय z में से एक z इधर बच गया और इधर 7 बच गया। तो इस तरीके से ये लाइन ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इक्वल टू लगाना ज़रूरी है, ये सामने देख लें, ये लगा हुआ है। फिर अब रह गई 2 टर्म्स। ये बात समझना ज़रूरी है
कि यहाँ पर 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स में से मैंने एक पेयर बनाया 2 टर्म्स का, उसमें से कॉमन लिया, फिर ब्रैकेट में चीज़ें बचाई, फिर दूसरे 2 टर्म्स में से जो है वो एक चीज़ कॉमन ली, और फिर पेयर में से ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें बाकी बचाई वो आपके सामने हैं। अब इस लाइन में 4 टर्म्स नहीं हैं, 2 टर्म्स हैं। फिर से बताना चाहता हूँ, पिछली किसी वीडियो में बता चुका हूँ, और अब यूं बात ये देखिएगा, x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो चीज़ जा रही है वो यहाँ तक ब्रैकेट, तो ये एक टर्म मानी जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के साथ या डिवीजन के साथ अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम एक ही टर्म मानते हैं, तस्लीम करते हैं, ये एक टर्म। हाँ, प्लस या माइनस लगा हुआ हो तो उसके बाद दूसरी टर्म होती है, तो यहाँ पर प्लस के आगे ये प्लस के साथ ये दूसरी टर्म। तो अब 2 टर्म्स में से कौन सी चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? 2 टर्मों में ये बिल्कुल एक जैसी ब्रैकेट, ये कॉमन है, तो 2 टर्मों में से ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा? ब्रैकेट के अंदर ये रह जाएगा, ये मैं मार्कर से लिख देता हूँ। चलो, ये देखिए, ये x ज़रा कंप्लीट हालत में नहीं था, तो ये मैंने अब इसको ये कंप्लीट कर दिया है। और अब हम आगे चलते हैं, तो इस तरह से ये देखिए, ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये x प्लस जेड ये बाकी रह गया। इसको एक दफ़ा फिर देख लें, ये 2 टर्म्स हैं, प्लस से इस तरफ ये एक टर्म और प्लस के साथ ये दूसरी टर्म। 2 टर्म्स में से ब्रैकेट को कॉमन निकाला है, पूरी 7 प्लस जेड वाली ब्रैकेट को कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर बचाया x प्लस जेड, और आंसर आ गया। 2 ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने से वापस ओरिजिनल वो एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगी। तो इसी को तो कहते हैं फैक्टराइजेशन, के मल्टीप्लिकेशन के टुकड़े बनाओ कि जिनको मल्टीप्लाई करने से वो पहले वाली चीज़ हासिल हो जाए। तो इस प्रोसेस का नाम है फैक्टराइजेशन। सो हमने कर दिया और करके ये आंसर निकाल लिया। अब वापस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम मिक्स करके काम करेंगे, तो मिक्स्ड हालत में काम क्वेश्चंस को रखने से फ़ायदा फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा काबिलियत हासिल होगी काम करने की, काम को समझने की ज़्यादा काबिलियत हासिल होगी। तो इस तरह से ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 ये बुक में से मैंने लिया हुआ है। अब ये 1 2 3 जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्लस के साथ और माइनस के साथ टर्म्स को अलग काउंट करते हैं, तो ठीक है, ये एक टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म, ये जो है वो वाला फार्मूला लग जाएगा, वो जो आपको बताया हुआ है। ऑल टर्म्स के अंदर कोई चीज़ कॉमन ले आएंगे, तो यानी ये इस तरह की चीज़ वो पिछली वीडियो में एग्जाम्पल में सिखाई थी। तो जैसे कि ये फिर से वो एग्जाम्पल वाली बात यहाँ पर बता देता हूँ, ये KA प्लस KB प्लस KC होना चाहिए, तो मैं इसको KC कर देता हूँ, ये इस तरह से। तो फिर कॉमन जब निकालेंगे तो कॉमन निकालने के साथ ये K कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर मतलब बाकी चीज़ें इस तरह से। इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस स्टाइल को देखते देखते ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये 3 टर्म्स के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है? यहाँ पर तो 3 टर्म्स के अंदर K कॉमन था, K को बाहर निकाला। यहाँ 3 टर्म्स के अंदर कौन सी चीज़ कॉमन है? एक्स स्क्वायर्ड 3 टर्म्स के अंदर कॉमन है, उसको बाहर लिखा आगे ब्रैकेट में। और याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ नहीं बचती है, जैसे एक्स स्क्वायर्ड जो है ये तीनों में से कॉमन निकाला, तो यहाँ पर तो बचेगा ही नहीं। जब नहीं बचता, कोई चीज़ नहीं बचती, तो वहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 बचाते हैं। आगे प्लस, और प्लस के आगे ये आगे 3y होना चाहिए, ये मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। ये देखिएगा, ये मैंने 3 लिख दिया। और अब बात कुछ यूँ बन गई कि एक्स स्क्वायर्ड को कॉमन निकालने के साथ, और यहाँ पर 4 भी होना चाहिए, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये आ गया जी 4। तो अब बात हो गई कंप्लीट। तो आप देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर्ड को तीनों टर्म्स में से कॉमन निकाला, जहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये पहले वाले में वहाँ पर 1 बचाया,
जहाँ पर फिर बच गया, फिर ये 3y, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आया हुआ है तो 3y बच गया। ओके, फिर आगे प्लस के बाद ये एक्स स्क्वायर्ड को कॉमन निकाला हुआ है तो फिर 4y स्क्वायर्ड z यहाँ पर बचा, और इस तरीके से ये आंसर आ गया। चलो अब आया जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये देखिए, ये 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में से हम वो वाला यानी अपना जहन लगाएंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ उसमें होती है। तो ये अंदाज़ा कर लें, कॉमन फैक्टर इन पेयर्स, कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स, ये वो वाला स्टाइल है। तो फिर हम वही वाला काम करेंगे कि पेयर्स में से कॉमन निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को बताने के लिए, देखने वालों को बताने के लिए मैंने लिख दिया है कि ये जो टाइप है, ये क्वेश्चन की टाइप है, इसमें ये वाली चीज़ फिट आएगी। तो फिर अब वो क्वेश्चन को मैंने नीचे लिखा यहाँ, और अब देखते हैं वो कॉमन फैक्टर इन पेयर्स वाला काम यहाँ पर करना है। ये पहले पेयर में जो चीज़ कॉमन है 9ab, ए स्क्वायर्ड नहीं निकालना कॉमन, क्यों कि ए स्क्वायर्ड दूसरी जगह पर नहीं है, यानी 2 टर्म्स में से ए ही कॉमन निकलेगा, और इस ए स्क्वायर्ड का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए में से जो है वो एक ए तो ये निकल आएगा, लेकिन एक ए यहाँ पर बचेगा, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपके सामने ये मैंने लिख दिया। और अब जो है ये देखते हैं कि इन 2 टर्म्स में से 9ab को कॉमन निकाला, 9 1 is 9, तो फिर वो मतलब है कि 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर्ड में से एक ए बाहर आया हुआ है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, उसमें से एक ए बाहर आया हुआ है, एक अंदर बच जाएगा, और बी भी बाहर आया हुआ है, तो यहाँ पर बी को नहीं होना चाहिए, इसको मैं काट देता हूँ। ये काट दिया। अब जो ब्रैकेट में आया a + 2b, हाँ तो वो प्लस के साथ ये आगे, ये देखिएगा 9 2s are 18, और a तो कॉमन आया हुआ है तो इसलिए जो चीज़ कॉमन गई हुई है वो उसको नहीं लिखेंगे, और b स्क्वायर्ड का मतलब है b मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय b में से एक b बाहर आया हुआ है और एक b इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गई, ये लाइन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे ये रहते हैं दोनों, इनको ज़्यादा गौर से देखिएगा। यहाँ कॉमन निकालना है, 2 टर्म्स में से सिंबल कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस और माइनस, एक माइनस इधर से और एक माइनस इधर से कॉमन करके निकाल लिया बाहर। और 6 का टेबल ये 12 और 6 दोनों में मौजूद होता है, इसलिए उसको भी कॉमन निकाल लिया। c दोनों टर्म्स में मौजूद है, इसलिए c को भी कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिएगा, जब माइनस बाहर आ गया तो जहाँ पर माइनस नहीं होता वहाँ पर प्लस माना जाता है। फिर से बोलूँगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर माइनस नहीं होता या अगर हो और उसको हटाया जाए तो फिर पीछे प्लस रह जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस था, उसको हमने कॉमन करके बाहर निकाला, तो फिर यहाँ पर मतलब है कि प्लस होना चाहिए, जो प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा। आगे जो है ये 6 बाहर आया हुआ है, उसको नहीं लिखा यहाँ पर, और ए बाहर नहीं आया हुआ ब्रैकेट के, इसलिए ए यहाँ पर लिख दिया। और फिर वही बात कि माइनस को कॉमन निकाला हुआ है तो फिर माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, तो जो चीज़ पीछे बच जाएगी, बची हुई चीज़ प्लस रह गई। और इस तरह से मज़ीद आगे देखिएगा, 6 2s are 12, और b बाहर नहीं आया हुआ है तो वहाँ बच गया, c बाहर आया हुआ है तो वहाँ पर नहीं होगा। ये लाइन कंप्लीट होगी। इक्वल, हर लाइन के साथ इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। हाँ, शुरू में इक्वल टू न लगाना ज़रूरी है, शुरू में इक्वल टू लगाएंगे तो गलत है, आगे इक्वल टू नहीं लगाएंगे हर यानी स्टेप के साथ तो गलत है। और अब यहाँ पर देखिए इक्वल टू के आगे इन्हीं वही पूरी लाइन में से फिर वही बात पहले वाली कि 2 टर्म्स बन गई हैं, ये 4 टर्म्स के बजाय अब इस लाइन में 2 टर्म्स बन गई हैं इस स्टेप में।
एक टर्म ये वाली और माइनस के साथ ये दूसरी टर्म। अब दो टर्मों में से एक जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है, ब्रैकेट जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो कॉमन करके निकाल लेते हैं। a+2 वाली ब्रैकेट, सॉरी a+2b वाली ब्रैकेट यहाँ भी और यहाँ भी दो टर्मों में से कॉमन निकाली a+2b वाली ब्रैकेट, तो फिर पीछे ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचेगी वो 9ab माइनस 6c, ये लाइन हो गई। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आखिरी बात, ये यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, सोचिए। हाँ जी, ये है 3 का टेबल। तो इन दो टर्म्स में से 3 का टेबल कॉमन निकाला तो अंदर जो बचेगा देखिएगा b बचेगा और 3 3s are 9, यानी 9 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से एक 3 बाहर आ गया, दूसरा 3 अंदर बचा हुआ है, और AB तो अंदर बचा हुआ हो गई क्योंकि वो तो AB तो बाहर नहीं आया, इसलिए आगे फिर माइनस का माइनस लगाया और 3 2s are 6। हाँ, 6 का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 में से 3 तो बाहर आया हुआ है और 2 इधर लिख दिया, C बाहर नहीं आया हुआ तो वो इधर आ गया, और बाकी ये वाली ब्रैकेट को उसके आगे करके लगा दिया और ये आंसर आ गया। चलो हाँ, ये क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3 ये सामने लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 टर्म्स हैं तो वही वाला स्टाइल आएगा कि ऑल टर्म्स में से कॉमन निकालना, ये वाला फार्मूला जो ये KA + KB + KC ऑल टर्म्स में से K कॉमन निकाला, ये तो फार्मूला सिंबल के तौर पर यानी सिखाने के लिए ये लिखा हुआ है। और इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे, ये नीचे लिखी है, तो इसके बाद अगले पेज पर कॉमन में निकालूंगा। ये देखिएगा 3 और 6 और 3, इसमें से जो नंबर बाहर निकलेगा वो आएगा 3, और जो लेटर्स बाहर निकलेंगे वो ये PQ PQ PQ। तो मतलब ये हुआ कि 3PQ ब्रैकेट के बाहर निकलेगा, यहाँ से भी 3PQ निकलेगा और 2 यानी बच जाएगा, वो मैं आगे बताता हूँ बाद में, और यहाँ से भी 3PQ निकलेगा। चलो ये देखिए वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और आगे इक्वल टू लगाकर तो ये 3PQ को कॉमन निकाला, और ब्रैकेट के अंदर ये देखिएगा ये R बचा, प्लस के साथ ये देखिएगा 6 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 में से 3 तो कॉमन आया हुआ है, बाकी पीछे ये 2 बच जाएगा। तो इस तरह से 3 2s are 6, और PQ कॉमन निकला हुआ है तो T इधर बच गया ब्रैकेट के अंदर, और 3PQ कॉमन निकला हुआ है और S इधर बच गया, और ये काम कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 ये देखिए 6T - 12P + 4T3 - 8P3। इसमें तरीका सोचना है कि कौन सा वाला तरीका आएगा, तो पेयर ऑफ टर्म्स वाला तरीका आएगा। ये एक पेयर ऑफ टर्म्स, फिर ये दूसरा पेयर ऑफ टर्म्स, तो कॉमन इन पेयर ऑफ टर्म्स, इस पेयर ऑफ टर्म्स में से 6 को कॉमन निकाला, T को अंदर रखा, माइनस लगाया, और 12 का मतलब है 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 में से 6 तो बाहर आया हुआ है और 2 इधर आ गया। P क्योंकि बाहर नहीं आया हुआ इसलिए P को यहाँ पर रख दिया। आगे चलते हैं, फिर अब ये यहाँ पर हमने प्लस को कॉमन निकाला, ये मैं आगे किसी वक्त सिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला कि यहाँ पर प्लस को कॉमन क्यों निकाला है। तो ये आगे 4Q, ये 4Q यहाँ भी है और 4 का टेबल इसमें है और Q भी है, तो इसलिए 4Q यहाँ से निकाला और यहाँ से भी वही 4 का टेबल और Q, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचेगी वो 4Q निकालने के बाद T बच गया, और आगे ये माइनस यहाँ लगाकर, तो 8 का मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2,
4 मल्टीप्लाई बाय 2 में से 4 तो कॉमन आया हुआ है, तो 2 इधर आ गया, और P जो है कॉमन नहीं आया तो इसलिए P यहाँ आया है, और Q कॉमन आया हुआ है तो इसलिए P यहाँ पर, सॉरी Q कॉमन आया हुआ है तो इसलिए Q यहाँ पर नहीं आया, तो P जो है यहाँ पर आया है, जो बच गया। और अब फिर वही बात कि 4 टर्मों के बजाय अब 2 टर्म्स, फिर इन 2 टर्म्स में से कॉमन एक जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही है? हाँ, कॉमन जो चीज़ दोनों में है वो t-2p वाली ब्रैकेट, इस दोनों में जो चीज़ मौजूद है उसको कॉमन करके बाहर निकाला और ब्रैकेट के अंदर लिखा 6 + 4q, ये लिखा। और फिर वही पहले वाली बात किसी जगह पर जो सिखाई है, बहुत इजी है कि यहाँ पर फिर इसमें से फिर कॉमन निकलेगा, तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर इस हिसाब में ये देखिए करने लगा हूँ। 2 का टेबल इन दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला, और 6 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 तो इधर आया हुआ है तो 3 इधर आएगा, तो इस तरह से 2 3 6, और फिर प्लस लगाकर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में से एक 2 बाहर आया हुआ है, दूसरा 2 अंदर लगेगा, ये तो 2 2 4, Q बाहर नहीं आया हुआ इसलिए Q अंदर रहेगा, और ये वाली ब्रैकेट आगे लिख दी, आंसर हो गया।